हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CUET वाला। माय नेम इज़ दानिश जफर और आज आप मेरे साथ हैं सफल बैच में। हम पढ़ने वाले हैं क्लोज टेस्ट और मैच द फॉलोइंग। ये बैच जो है ये ऐसा नहीं सोचिए कि सिर्फ साइंस वालों के लिए है, ये क्लास दोनों लोगों के लिए है, जो साइंस के लिए हैं और जो ह्यूमैनिटीज़ मतलब आर्ट्स के लिए हैं, दोनों के लिए सेम टॉपिक है। क्योंकि आपका सिलेबस सेम है, सारी चीज़ें सेम है, तो एक ही क्लास है ये दोनों ही लोगों के लिए। तो नाउन, प्रोनाउंस, डिटरमाइनर, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, मॉडल्स, इन ये सब अब तक हमने कर लिया है। मेरी आपसे इंतजा है कि इसकी DPP ज़रूर लगाते रहिए, है ना, और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप AI का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप कहीं से भी किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर लेके कर सकते हैं। CUT एक काफ़ी नया एग्जाम है, बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर इसको नहीं मिलेंगे आपको। आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप NDA के पेपर देख सकते हैं, आप डिफेंस वाला पे जाके मेरे लेक्चर देख सकते हैं। डिफेंस वाला पे आप जाएंगे तो विक्रांत बैच है, शक्ति बैच है, ये फ्री बैचेस हैं। यहाँ से जाके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये टॉपिक आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। नाउंस डालेंगे, नाउंस बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, प्रोनाउंस, डिटरमाइनर्स। तो अगर आप चाहें तो सिर्फ क्वेश्चंस लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से डिफेंस वाला से। ये सब मैंने आपको फ्री का बताया। बाकी तो देखो किताबें बहुत है खरीदने के लिए, पेड मटेरियल बहुत है, ठीक है। तो अभी आप पहले इसको ही लगा लो। अगर आप यही लगा लोगे तो आपका मोर देन एम्पल हो जाएगा। विक्रांत, शक्ति बैच, इस तरह का कोई भी बैच आपने हर टॉपिक पे लगा लिए 50-50, 60-60 क्वेश्चन, आपका बढ़िया हो जाएगा काम। हाँ, मॉक टेस्ट जरूर लगाना CUT के, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्लोज टेस्ट और मैच द फॉलोइंग आज हम जानेंगे इनके कॉन्सेप्ट्स, इन पे करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। और क्वेश्चंस भी हम इस पे लगाएंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे इस पे, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, एक ही बात है, ठीक है। चलिए अब जरा बात करते हैं कि क्लोज टेस्ट ये होता क्या है। देखिए क्लोज टेस्ट क्या होता है ना, आपको एक पैराग्राफ दिया गया होता है और उस पैराग्राफ में से बीच बीच में से वर्ड गायब होते हैं। हर लाइन में से एक वर्ड गायब मान लीजिए। तो अगर 10 लाइन का पैराग्राफ है तो 10 वर्ड गायब। और हर वर्ड को भरने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। ये एक तरह के फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। जब आपको एक पैराग्राफ में पैराग्राफ के रिलेवेंस में, पैराग्राफ के रिलेशन में उन वर्ड्स को भरना होता है। हर वर्ड को भरने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन मतलब 4 वर्ड्स दिए गए होते हैं। तो क्लोज टेस्ट में आज आपको कराऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा सारी चीज़ें। पर एक बात मैं बता दूं कि हर चीज़ को करने के लिए कुछ स्किल्स चाहिए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको फास्ट बॉलर बनना है, ठीक है। आप बुमराह से बहुत इंस्पायर्ड हैं और आपको फास्ट बॉलर बनना है, तो पहले तो आपको हाथ घुमा के बॉल फेंकनी आनी चाहिए, है ना। इसी की प्रैक्टिस करिए कि आप हाथ घुमा के बॉल फेंक सके ना। फिर आपको रनअप करना पड़ेगा, एक एक्शन पिक करना पड़ेगा, है ना, जंप देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और फिर उसके बाद आएगा कि आपको बॉल को कैसे ग्रिप करना है, ठीक है। इन स्विंग, आउट स्विंग, है ना, रिवर्स स्विंग, और जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं, ये सारी बात की बातें हैं। पर पहले ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको बॉल को हाथ घुमा के फेंकना आना चाहिए। तो भाई इसी तरीके से अगर आप क्लोज टेस्ट करना चाहते हैं, ये 3 टॉपिक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको आप PQRS वाले क्वेश्चंस भी कहते हैं। इन तीनों तरह के क्वेश्चंस के लिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको आनी चाहिए, और वो है आपके रीडिंग स्किल्स। ये चैप्टर्स अच्छे से आप तभी कर पाएंगे जब आपके रीडिंग स्किल्स अच्छे होंगे। रीडिंग स्किल्स का क्या मतलब है, देखो, जैसे
राइटिंग स्किल्स होते हैं ना, लिखने का तरीका, अगर मैं आपसे कहूँ एक ऐसे लिख दो ज़रा टेररिज्म पे, तो बहुत से लिख पाओगे और बहुत से नहीं लिख पाओगे। जिनको लिखने की प्रैक्टिस होगी वही बेसिकली लिख पाएंगे, नहीं तो 2 लाइन के बाद आपको समझ में नहीं आएगा 200 वर्ड में मुझे लिखना क्या है, 5 एक पैराग्राफ में आप खत्म कर दोगे उसे। ठीक है, जो लिखते होंगे उनको सब पता होगा कि मुझे कैसे इसको ऐसे को स्टार्ट करना है, कैसे बीच में आना है। द सेम इज विद राइटिंग स्किल्स। जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको इंग्लिश सेंस स्ट्रांग होता है, और इन सारे क्वेश्चंस के लिए आपको इंग्लिश सेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और इंग्लिश सेंस कैसे डेवलप होता है? राइटिंग से, रीडिंग से। तो अब पॉइंट ये है सर, रीडिंग स्किल्स क्या होते हैं, मुझे कैसे पता चलेंगे? 3 चीज़ों पे ध्यान रखना, कुछ भी रीड करो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे रीडिंग स्किल्स कैसे हैं। पहली चीज़, रीडिंग रेंज। रीडिंग मेमोरी। और रीडिंग स्पीड। रीडिंग रेंज का मतलब है कि आप कितना पढ़ पाते हैं। आप जैसी नॉवेल, बुक, स्टोरी कुछ भी लेकर बैठे, आप 2 पैराग्राफ के बाद आपका दिमाग घूम गया, अब आपका मन नहीं कर रहा, आपका दिमाग नहीं पढ़ पा रहा। आप अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो प्रोसेस नहीं हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप लिंक नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ब्रेन थक गया, आपकी रीडिंग रेंज बहुत कम है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वर्क करना होता है रीडिंग रेंज पे, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड पढ़ पाएँ। तो आपकी रीडिंग रेंज एटलीस्ट होनी चाहिए 10 to 15 पेजेस, मतलब एक बार में आप एटलीस्ट 10,000 वर्ड्स तो पढ़ सकते हो। एक पेज 1,000 वर्ड मान लीजिए, तो कम से कम आप एक बार में 1,000 वर्ड, एक बार में 10,000 वर्ड तक तो समझ सकते हो। 10,000 नहीं तो अगर आपको सीयूईटी अच्छे से क्रैक करना है तो 5,000 वर्ड तो ये मिनिमम है, कि इतना तो आप एक बार में पढ़ के समझ सकते हो। रीडिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कॉलेज में जाएंगे इसकी ज़रूरत आपको वहाँ भी पड़ेगी। ठीक है, कॉलेज में आपको काफ़ी सारा रीड करना पड़ता है, तब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत आपको पूरी ज़िंदगी भर पड़ेगी। तो इसको डेवलप करके चलिए, आगे आप कुछ भी पढ़ेंगे, जब आप मैनेजमेंट कॉलेज में जाएंगे, किसी भी कॉलेज में जाएंगे, पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, आर्टिकल्स होते हैं, आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, एक एक दिन में काफ़ी काफ़ी रीडिंग करना पड़ती है। इसीलिए वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी रीडिंग रेंज अच्छी हो, ज़्यादा पढ़ पाए। रीडिंग मेमोरी, पढ़ने की बात ये थी कि आप पढ़े जा रहे हैं, आपने पूरी किताब पढ़ के मेरे हाथ में दे दी, मैंने पूछा बेटा क्या पढ़ा है इसमें? सर याद कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद है। आपने कुछ नहीं पढ़ा। रीडिंग मेमोरी का मतलब है सिर्फ आप पढ़ रहे होते हैं, उसको प्रोसेस नहीं कर रहे होते हैं, वो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद नहीं रहता। जैसे आप मान लीजिए कि आपने पढ़ना शुरू करा 10 पैराग्राफ का एक आर्टिकल, तो जब आपने पहले 2 पैराग्राफ पढ़े तो आप कंफर्टेबल थे, तीसरा जब आप तीसरे पे पहुंचे तो आप दूसरा भूलने लगे, और चौथे पे पहुंचते पहुंचते आप ब्लैंक हो गए कि अब आप क्या पढ़ रहे हो। आपको शुरू का तो याद है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप बस पढ़े जा रहे हो। दैट इज रीडिंग मेमोरी। आपकी रीडिंग मेमोरी अच्छी नहीं है ना। तो रीडिंग मेमोरी का मतलब होता है रिटेन कितना कर पा रहे हैं आप। रीड तो कर रहे हैं पर उसको याद कितना रख पा रहे हैं। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कभी आप करते हैं तो बार बार पीछे जाके देखना पड़ता है। स्कूल में अनसीन पैसेज करते थे, बार बार देखना पड़ता था। ये रीडिंग मेमोरी की प्रॉब्लम है कि आपको बार बार देखना पड़ता है। रीडिंग स्पीड क्या होती है कि आपको मैंने दिया एक आर्टिकल पढ़ने के लिए 1,000 पेज का, आपने 1.5 घंटा लगा दिया, दिन बर्बाद हो गया, तो जिंदगी बर्बाद हो गई। 1.5 घंटे में 1,000 वर्ड पढ़े। तो आप क्या करेंगे, रीडिंग स्पीड पर ध्यान देंगे। रीडिंग स्पीड आप याद रखिए आपकी होनी चाहिए एटलीस्ट 300 वर्ड्स पर मिनट। और ये जो है ना, ये तीनों चीज़ें साइमल्टेनियस चलती हैं, सब एक साथ चलती हैं। जिसकी रीडिंग रेंज अच्छी होगी ना उसकी मेमोरी और स्पीड अच्छी होगी। और स्पीड तभी अच्छी होती है जब रीडिंग मेमोरी और रीडिंग रेंज अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। ऐसे समझ लो कि कोई आदमी फिट है तो फुर्तीला भी होगा, ऐसे समझ लो, बस बड़ी बहुत सिंपल सी बात है। फिट है, फुर्तीला है, तो सीधी सी बात है दिमाग भी ठीक चलता होगा उसका। तो रीडिंग रेंज, रीडिंग मेमोरी और रीडिंग स्पीड ये होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल आपको सारा ये समझ आ गया होगा। तो ये चीज़ मैंने क्यों बताई, क्योंकि क्लोज टेस्ट को करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। क्लोज टेस्ट बहुत सारी चीज़ों पे बेस्ड होता है। जैसे अब देखो, रीडिंग का फ़ायदा भी इससे आपको समझ में आएगा। कोई क्लोज टेस्ट आपको मिल सकता है इन्वायरमेंट पे, कोई मिल सकता है साइंस पे, कोई फिलॉसफी पे, कोई सोसाइटी पे मिल सकता है, कोई मिल सकता है पॉलिटिक्स पे, पॉल्यूशन,
पॉपुलेशन, और इस तरीके से वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स होती है जो आपको एक क्लोज टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या PQRS सेंटेंस रीअरेंजमेंट में मिलता है। तो ये जो क्लोज टेस्ट होता है ना, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, और इसलिए जब आप रीड करें तो रीड इन डाइवर्सिटी। कभी आप कोई नॉवेल उठा लें, कभी मैगजीन उठा लें, ठीक है, कभी कोई ऐसी स्टोरी बुक उठा लें, कोई ड्रामा पढ़ लें कभी। तो अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें पढ़िए, ये आपके रूटीन में होना चाहिए। जैसे आप वर्कआउट करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप हर दिन करें। जैसे आप खाना खाते हैं या टीवी देखते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं, बीच में नैप लेते हैं, है ना, आधा घंटा पौन घंटा सोने की कोशिश करते हैं हर दिन। इसी तरीके से हर दिन रीड करने की कोशिश करें। रीडिंग आपको एक बेहतरीन इंसान बनाती है। अगर सोचिए आप रीड करेंगे, कभी ये पढ़ेंगे कभी ये पढ़ेंगे, तो हल्के हल्के आपकी नॉलेज हर एक टॉपिक पे बढ़ती चली जाएगी, और इसीलिए कहते हैं इट मेक्स यू अ कंप्लीट मैन। और तो आपको हर चीज़ पे बात करना आएगा। अब एग्जाम में आपका कुछ भी आ जाता है, ठीक है, मान लीजिए क्लोज टेस्ट आ गया इन्वायरमेंट से रिलेटेड, आपको बहुत सारे वर्ड पता है, बायोडिग्रेडेबल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये सब आपको पता थे, आपने पहले कहीं रीड कर रखा था। इसी पे आ गया आपका क्लोज टेस्ट, आप फोड़ देंगे उस क्लोज टेस्ट को। या मान लीजिए वेस्टर्न फिलोसफी आपने पढ़ा है अरिस्टोटल को, ठीक है, प्लाटो को आपने पढ़ा है, और मान लीजिए उस पर कोई टॉपिक आ गया, आपको वो नॉमेनक्लेचर पता है, आपको वो वोकेबलरी पता है, आप आराम से क्लोज टेस्ट कर जाएंगे। अब आप अरिस्टोटल ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, पहली बार आपने नाम सुना प्लूटो, आप प्लाटो को प्लूटो पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है, क्या कह रहा है ये, मेटाफिजिक्स क्या होती है, क्या अंतर्मन, कौन सी आत्मा, क्या बात कर रहा है ये, नहीं आएगा समझ में, और क्लोज टेस्ट आपका पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इससे मतलब नहीं है कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, मतलब इस बात से है कि आप रीड करते हैं या नहीं करते हैं, ये बात याद रखिए, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, अब जब आप क्लोज टेस्ट करने जाएंगे ना, मान लीजिए आपको क्लोज टेस्ट आता है, तो जब भी आप क्लोज टेस्ट करने जाएंगे, तो ये चीज़ तो मैंने आपको इसलिए बताई कि याद रखिए, रीड इन डाइवर्सिटी, खूब पढ़ना है आपको, डाइवर्सिटी में पढ़ना है, खूब पढ़ना है, ठीक है। अलग अलग टॉपिक्स उठाइए, क्योंकि आपका क्लोज टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन PQRS कहीं से भी आ सकते हैं, तो आपको वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब बात ये, सर क्लोज टेस्ट आए तो मैं करूँ कैसे? तो क्लोज टेस्ट को पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा कि वो होता क्या है, करते कैसे। देखो ऐसा सा होता है वो दिखने में, ठीक है, जैसे जगह जगह ब्लैंक है, पहले वाले ब्लैंक को भरने के लिए ये 4 ऑप्शन, दूसरे वाले ब्लैंक को भरने के लिए फिर ये 4 ऑप्शन, तीसरे ब्लैंक को भरने के लिए फिर ये 4 ऑप्शन, चौथे ब्लैंक को भी भरने के लिए ऐसे ही फिर 4 ऑप्शन। इसी तरीके से चलता जाएगा, 10 क्वेश्चंस का क्लोज टेस्ट है। अब जब ये आप ऑप्शन भरेंगे तो किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहली चीज़ याद रखिए, सबसे पहले ना क्लोज टेस्ट पे एक नज़र डाल लीजिए, और नज़र डाल के देखने की कोशिश कीजिए कि क्लोज टेस्ट किस चीज़ पे है। अगर मान लीजिए किसी इसी तरह के टॉपिक पे है जिसके बारे में आप जानते हैं, तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। मान लीजिए टॉपिक ही ऐसा है मेडिसिन, आपने कभी पढ़ा ही नहीं था इसके बारे में कुछ, ये इकोनॉमिक्स पे है, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात कर रहा है, आपको पता ही नहीं है क्या होता है, फंस गए आप, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, हैव अ ग्लैंस एंड थीम, तो एक नज़र डालिएगा, एक बार नज़र डालिए क्लोज टेस्ट को, आपको अंदाज़ा होगा व्हाट यू आर गोइंग टू फेस, क्या आप फेस करने जा रहे हैं। तो उसके बाद सेंटेंसेस को ना आप इंडिविजुअली नहीं ट्रीट करेंगे, ये मान के चलिए कि एक कलेक्टिव है। कलेक्टिव का मतलब है एक पैराग्राफ का पार्ट है। मान लीजिए कि आप क्लोज टेस्ट भरने जाए और पहले वाले सेंटेंस में आपको लगे कि हाँ ये वाला ठीक है, और आप भर दें उसे, आप, इसीलिए मैंने कहा पूरे क्लोज टेस्ट पे नज़र मारिए। हो सकता है कि उस ब्लैंक में क्या आएगा उसका आंसर आपको आगे मिले, है ना। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप कोई क्लोज टेस्ट करेंगे तो नज़र पूरे पे मारेंगे, अच्छे से नज़र मारेंगे, ठीक है, और उसको इंडिविजुअली ट्रीट नहीं करेंगे। थर्ड चीज़, फॉलो द थीम एंड टोन, वोकैबलरी
वोकैबुलरी एंड नॉमेनक्लेचर, इन तीनों चीज़ों का आप याद रखेंगे। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए टेररिज्म से रिलेटेड आप कोई ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें किस तरह की वोकैब आएगी, जैसे जिहाद, मिलिटेंट्स, आर्टिलरी, वेपन्स, आर्म्स, सुसाइड बॉम्बर्स, ये सारी वोकैब आएगी। तो मेरे कहने का क्या मतलब हुआ, मेरे कहने का मतलब हुआ कि हर टॉपिक की कुछ स्पेसिफिक वोकैब होती है, उसका ध्यान रखिए। फिल इन द ब्लैंक्स में उसी तरह का वर्ड यूज होता है। जैसे जरा सोच के देखिए कि यहाँ पे इस ब्लैंक में क्या आएगा। यू नीड टू डैश योर स्ट्रेस, यू नीड टू डैश योर स्ट्रेस। ऑप्शन है विन ओवर, रिड्यूस, मैनेज या कंट्रोल। 5 सेकंड है आपके पास, जरा सोच लीजिए, मैं आंसर बताता हूँ इसका फिर। देखो, इसको एक बात को समझने की कोशिश करो। हमारे पास ना, हम जब भी स्ट्रेस की बात करते हैं तो कहते हैं वी नीड टू मैनेज योर स्ट्रेस। हम स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, विन ओवर कभी नहीं करते, उसको जीतते कभी नहीं है ना। कंट्रोल भी नहीं करते, कंट्रोल योर स्ट्रेस नहीं कह सकते। रिड्यूस कह सकते थे, पर मैनेज ज्यादा बढ़िया वर्ड है। तो ये चीज आपको कब आएगी, रीडिंग से आएगी। कितने वर्ड्स को आप ऐसे याद रखेंगे, कितने वर्ड्स को? भाई जैसे हम कहते हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरा क्राइम हुआ है, हिंदी की बात कर रहा हूँ, हिंदी में जरा सुनो, क्लोज टेस्ट है। यहाँ पे एक बहुत ही बुरा क्राइम हुआ है, यहाँ पे बहुत ही गंदा क्राइम हुआ है, यहाँ पे बहुत ही, क्राइम क्या बोल रहा हूँ मैं, अपराध। तो यहाँ पे बहुत ही बुरा अपराध हुआ है, यहाँ पे बहुत गंदा अपराध हुआ है, यहाँ पे बहुत जघन्य अपराध हुआ है, यहाँ पे बहुत घिनौना अपराध हुआ है। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन में ना सिर्फ दो ही ऑप्शन ऐसे हैं जिनको आंसर क्या किया जा सकता है, एक जघन्य और एक घिनौना। लेकिन अपराध वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो और आगे का अगर आप क्लोजनेस देखेंगे, ये हिंदी वाला, और आगे भी अगर हिंदी के थोड़े से टफ वर्ड हैं तो बेटर यह है कि आप जगन्य का इस्तेमाल करेंगे, उसी नॉमेनक्लेचर, इसे कहते हैं नॉमेनक्लेचर, वो वर्ड जो यूज होता है। इसी तरीके से यहाँ पे मैनेज स्ट्रेस आएगा, कंट्रोल या रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस भी ठीक हो जाएगा, लेकिन बेस्ट वर्ड यहाँ पे मैनेज होगा। इसी तरीके से क्लोजनेस को जज किया जाता है। तो आपको क्या करना है, उसकी थीम, उसके टोन, उसकी वोकैबुलरी के हिसाब से जो यहाँ पे बेस्ट वर्ड है वो फिल करना होता है आपको। आपको वो फिल नहीं करना होता जो सही हो जाए। हो सकता है आपको एक ऐसा क्लोजनेस मिले, एक ऐसा ब्लैंक मिले जिसमें 2 या 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं, कोई कोई 2 से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन आपको वो भरना है जो बेस्ट है। ये बात याद रखिएगा। चौथी चीज, इसको करने का ना सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो होता है एलिमिनेशन। जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन को करा और मुझे ध्यान भी नहीं रहा मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन करता हूँ, मैंने अपनी आदत डाली है और आपसे भी यही कहूँगा। सबसे पहले आप ये देखोगे कौन सा आंसर नहीं हो सकता। जब आप ये देखोगे ना कौन सा आंसर नहीं हो सकता, तो 2 तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे, जैसे मैंने विन ओवर और कंट्रोल करा था। रिड्यूस और मैनेज में मुझे सेलेक्ट करना था, तो मेरा काम वैसे ही आसान हो जाता है जब मेरे ऑप्शंस कम हो जाते हैं। और ऑप्शंस को कम करने का बेहतरीन तरीका है कि आप एलिमिनेशन सीखिए। एलिमिनेशन करना है आपको, हमेशा ये देखना है कि कौन सा आंसर नहीं है ना, ये देखना है कि कौन सा आंसर नहीं है, जो बचेगा वो अपने आप आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज ये कि भाई प्रैक्टिस, चूंकि रीडिंग बेस्ड टॉपिक है तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये उसी से ही आएगा। कोई तुम्हें पढ़ा के कवर ड्राइव मारना नहीं सिखा सकता,
स्विमिंग तुम टीवी पे देख के नहीं सीख सकते। टीवी, तुम कितना भी टीवी देख लो जिंदगी भर, तुम्हें स्विमिंग करना नहीं आएगी जब तक पानी में नहीं उतरोगे, है ना। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हें करके ही आएंगी। ग्रामर का रूल तुम्हें याद रह सकता है, एग्जाम में आया तुम शायद फेल कर दो, लेकिन ये चीज़ ऐसी है जो तुम्हें करके ही आएगी। तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा इसको करने के लिए। शुरू में तुम्हें डिफिकल्ट लग सकते हैं, तुम्हारे काफ़ी गलत हो सकते हैं, बट इनकी एक्यूरेसी याद रखो। जिस दिन तुम रेगुलर स्कोर करने लगे 70 to 100% के बीच में, रेगुलर, फॉर एग्जाम्पल तुमने 5 क्लोज टेस्ट करे और तुम्हारा एवरेज स्कोर आ रहा है 70 to 100% के बीच में, उस दिन तुम समझ लेना कि तुम्हें क्लोज टेस्ट करना आ गया है। इसमें इससे ज़्यादा स्कोर नहीं आता है। अगर इससे 70 में भी नहीं आ रहा है, 80 to 100 आ रहा है तो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो भी बहुत बढ़िया है। 70 to 100 के बीच में सब जगह बढ़िया है, और लेस देन 70 का मतलब है अभी काफ़ी काम करना है। मान लो कि तुमने 5 क्लोज टेस्ट करे, एक क्लोज टेस्ट में 5 क्लोज टेस्ट करे, एक क्लोज टेस्ट में 10 क्वेश्चन थे, तुमने करे पूरे 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो जो पहला वाला क्लोज टेस्ट था उसमें तुम्हारे 10 में से 6 सही हुए, दूसरा क्लोज टेस्ट था तुम्हारे 8 सही हुए, तीसरा क्लोज टेस्ट था तुम्हारे 10 सही हुए, चौथा क्लोज टेस्ट था तो तुम्हारे 5 ठीक हुए, पांचवें क्लोज टेस्ट में तुम्हारे 9 सही हो गए। अब ज़रा इसको हम जोड़ लेते हैं। तो आपका स्कोर आ रहा है 38, ठीक है। 10 और 9 19, 19 and 5 24, 24 and 8 32 and 6 38, तो 38 आपका स्कोर आ रहा है। तो 70% से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लोज टेस्ट जो आपका 5 नंबर वाला है ना, कम वाला और 6 वाला, इसकी वजह जब आप देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इसमें टॉपिक कोई ऐसा होगा जो उससे आप फेमिलियर नहीं होंगे। आपको एक अनफेमिलियर टॉपिक मिल गया होगा। मान लीजिए कि कभी आपने पढ़ा ही नहीं है थियोलॉजी के बारे में, और आपके पास जो क्लोज टेस्ट आया वो थियोलॉजी पे आ गया, आपको पता ही नहीं था थियोलॉजी क्या होती है, आपने पहली बार थियोलॉजी सुना था, ठीक है, इस तरह का कोई क्लोज टेस्ट था आपके पास। या फिर मान लीजिए एक क्लोज टेस्ट आया बायोलॉजी पे, और आपकी बायोलॉजी बहुत बकवास है, और आपसे वो क्लोज टेस्ट गलत हो गया, तो ये ऐसा हो सकता है। तो ये इस पे आपको थोड़ा और डाइवर्सिटी में रीड करेंगे तो ये स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना स्कोर इसमें चेक कर सकते हैं क्लोज टेस्ट में। एक क्लोज टेस्ट से स्कोर चेक नहीं होगा, 4 से 5 करने पे क्लोज टेस्ट पे स्कोर चेक हो जाता है। चलिए, तो आइए क्लोज टेस्ट करते हैं। आप इस पे पहले पूरे पे नज़र मार लीजिए, ठीक है। और देखो, जब मैं तुम्हें हल्के हल्के लेके जा रहा हूँ ना, तुम चाहो तो मुझे वहाँ पे पॉज करके इस ब्लैंक को भर भी सकते हो, क्योंकि ये लाइव क्लास है। अगर ये लाइव क्लास होती तो मैं आपको पोल दे देता, इसमें हम पोल में करते, पर आज मैंने कोशिश भी की थी कि मैं बात करूँ लाइव हो जाए क्लास, पर उन्होंने बोला नहीं, ये क्लास रिकॉर्डेड ही जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस तरह की चीज़ें लाइव करा दूँ तो तुम बता देना, मैं लाइव करा दूंगा, ठीक है। इस क्लास को आप लोग बोलेंगे तो हो जाएगी एक आध क्लास लाइव आपके लिए। जैसे यहाँ पे हम पोल करके देख लेते हैं कि आप कितना कर पा रहे हैं, और मैं आपके जो भी डाउट्स आ रहे होते हैं ऑप्शंस को लेके वो दूर कर देता है। पर कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे भी एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करूँगा और उन्हें बताऊँगा कैसे ठीक है। तो अभी आप बस, जैसे आपने क्वेश्चन 1 पे मुझे रोका, ऐसी क्वेश्चन 2 पे आप रोक दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, इसको सॉल्व कर लीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। इसी तरीके से आप मुझे 3rd पे रोक लेंगे, मुझे पॉज कर देंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन 4th, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, question number 9, and here we have the last question. So let's see how it had to be filled, कैसे फिल करना था इसे। आप अपने आंसर्स चेक करेंगे इससे।
कह रहा है एज द प्लेन डैश ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट। द पैसेंजर सेटल्ड इनटू देयर सीट्स। अब जब तक आप आएगा नहीं पढ़ेंगे नहीं बढ़ पाएंगे। एज द प्लेन, तो एरोप्लेन की बात हो रही है। एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट। पैसेंजर सेटल इनटू देयर सीट, इसका मतलब वो उड़ा। तो लॉस थोड़ी होगा ऑल्टीट्यूड, हाइट उसने खो थोड़ी दी। और स्टेट, एक जगह पे प्लेन रुकता नहीं है। स्टेट, ये भी गलत हो गया। स्टेट क्यों? क्योंकि उसका मतलब रुकना, और लॉस का मतलब उसने खोया नहीं था, तो इससे कोई मतलब नहीं है। रिमेन्ड ऑल्टीट्यूड का मतलब है रिमेन्ड हाइट। रिमेन्ड हाइट नहीं हुआ, गेन्ड हाइट। जब वो गेन करेगा, गेन का मतलब क्या है? इंक्रीज करेगा। जब उसकी हाइट इंक्रीज हुई, पैसेंजर्स ने अपनी सीट ले ली, ठीक है। इसलिए आंसर यहाँ पे सिर्फ ए ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। कोई क्लोज ऑप्शन नहीं था यहाँ पे, ये एक आसान ऑप्शन था, आसान ऑप्शंस थे, इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हम भर लेते हैं गेंड, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। सो गेंड किया, अ सॉफ्ट अनाउंसमेंट फ्रॉम द कैप्टन डैश देम टू एक्सपेक्ट टर्बुलेंस एट। कैप्टन, तो कैप्टन ने एक अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट कैसा था? टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस का मतलब होता है जब प्लेन ऐसा करता है, ऊपर जाके टर्ब्यूलेंस होती है, ठीक है, बादल में कहीं पे, या मौसम ख़राब होने की वजह से, ठीक है, दैट इज़ टर्ब्यूलेंस। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। अच्छी चीज़ नहीं होती तो काम्ड नहीं हो सकता। काम का मतलब तो कूल कंपोज्ड होता है, तो ये नहीं हो सकता, और मज़ा तो आएगा नहीं, है ना। एंटरटेन, टर्बुलेंस होगी, यस, ऐसा तो नहीं है। अभी लग रहा होगा तुम्हें, जब प्लेन में बैठोगे तुम्हें पता होगा इतने ऊपर टर्बुलेंस, मर गया तो गिर गया तो खत्म काम, दैट इज एंटरटेन। अच्छा भाई, कंफ्यूज्ड का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज टर्बुलेंस से कोई मतलब नहीं है। कैप्टन कंफ्यूज देम, कैप्टन उन्हें कंफ्यूज थोड़ी करेगा, वॉर्न किया कैप्टन ने, है ना, इसलिए सिर्फ यहाँ पे वॉर्न आ सकता है। वार्निंग की बात हो रही है। कैप्टन ने क्या किया? उन्हें वार्न किया कि भैया आगे टर्बुलेंस हो सकती है। वार्निंग के बावजूद भी जो बाहर का व्यू था, द व्यू आउटसाइड वॉज कैसा था? डैश। वार्निंग के बावजूद भी, तो इसका मतलब जो व्यू है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वार्निंग अच्छी नहीं थी। यहाँ पे हमने क्या भरा था? वार्न भरा था, क्योंकि वार्निंग अच्छी नहीं थी, इसलिए आप कह रहे हैं डिस्पाइट द वार्निंग, वार्निंग के बावजूद भी, डैश विद द एंडलेस क्लाउड्स। अब आगे वैसे ही पता चल रहा है, और ये पता चल रहा है सनसेट की पेंटिंग जैसी, मतलब सुहानी चीज की बात हो रही है। कुछ पॉजिटिव वर्ड चाहिए, तो पॉजिटिव वर्ड चाहिए तो नेगेटिव कार्ड डालेंगे। डल तो नहीं कह सकते। वार्निंग कैसे पता चला पॉजिटिव वर्ड है? एक तो डिस्पाइट कह रहा है, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, वार्निंग के बावजूद। तो वार्निंग के बावजूद अगर कोई बात हो रही है तो उसका मतलब वार्निंग अगर नेगेटिव है तो ये बात पॉजिटिव होगी, है ना। हिडन नहीं होगा। दूसरी चीज, इससे ही पता चला आगे पेंटिंग होराइजन, होराइजन क्या रहा है? टेरिफाइंग, डराने वाला नहीं होगा। टेरिफाइंग इज डराने वाला। तो मैस्मराइजिंग, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको मैस्मराइजिंग का मतलब नहीं भी पता है तब भी आंसर यही है, क्योंकि बाकी तीनों नेगेटिव है। मैस्मराइजिंग का मतलब होता है एकदम भौचक्का कर देने वाला, स्टॉनिशिंग, ठीक है, स्टॉनिशिंग। क्लाउड्स ही क्लाउड्स थे। एंड अ डैश सनसेट पेंटिंग दी होराइजन। तो अब सनसेट की बात हो रही है, तो सनसेट जो होता है ना, वाइब्रेंट नहीं होता। वाइब्रेंट का मतलब होता है ब्राइट, तो ब्राइट नहीं होता सनसेट। ग्लेयरिंग का भी मतलब होता है दोपहर में सूरज होता है ना, ग्लेयरिंग मतलब बर्निंग, बर्निंग या फिर बहुत शाइनिंग, बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि शाम का सूरज है, सनसेट की बात है, तो भाई फेडिंग। हार्श तो वैसे ही रूड होता है, तो हार्श से कोई मतलब नहीं है। रूड सन, तो बी इज द करेक्ट आंसर। फेडिंग, फेड होता हुआ, डल होता हुआ, सॉफ्ट होता हुआ, और इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी। फेडिंग सनसेट पेंटिंग द होराइजन। फॉर मोस्ट इट वॉज आ, और बहुत सारे लोगों के लिए वो अब बोरिंग थोड़ी होगा ये, है ना। एग्जॉस्टिंग मतलब टायरिंग, तो एग्जॉस्टिंग भी नहीं होगा। अब जिस बच्चे को एग्जॉस्टिंग नहीं पता होगा उसको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्लोज टेस्ट में वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके रीडिंग स्किल्स अच्छे होते हैं तो ऑब्वियसली आपकी वोकैबलरी अच्छी होती है, और अगर आपकी वोकैबलरी अच्छी होती है तो आप क्लोज टेस्ट फोड़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डॉन्टिंग का मतलब होता है डराने वाला। अब देखो डॉन्टिंग भी नहीं पता होगा, तो अगर क्लोज टेस्ट में कभी कभी 10 क्वेश्चन आते हैं, एक दो ऐसे आ रहे हैं, तो यार उसके लिए वोकैब अच्छी होगी तभी बढ़िया आएगी ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वोकैब के साथ आती हैं,
तो यहाँ पे अब अगर डॉन्टिंग नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। डॉन्टिंग का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि डराने वाला हो, फियरफुल। तो भाई अब सनसेट से कोई देख के डर तो नहीं जाएगा, एग्जॉस्ट नहीं होगा, थ्रिलिंग जरूर होगा। वाह, थ्रिलिंग का मतलब होता है एकदम एडवेंचरस। अबे यार क्या लग रहा था, दूर दूर तक बादल बादल, सूरज चमकता हुआ फेड होता हुआ, है तुम ही मेरे पास बैठे होती, मजा ही आ जाता। तो ये वही वाली बात कर रहा है, थ्रिलिंग। थ्रिलिंग ए इज द करेक्ट आंसर। थ्रिलिंग एक्सपीरियंस बट फॉर अ फ्यू, कह रहा है वो ज्यादातर लोगों के लिए वो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन कुछ लोगों के लिए द फियर ऑफ फ्लाइंग वॉस। अब नेगेटिव बात हो रही है। कुछ लोगों के लिए तो ये मजेदार बात थी, थ्रिलिंग बात थी, लेकिन फियर ऑफ फ्लाइंग वॉस कैसा था? अब कम नहीं होगा, अब नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। डिमिनिशिंग मतलब स्मॉल का मतलब होता है डिमिनिश, तो डिमिनिशिंग मतलब स्मॉल होता हुआ, गेटिंग स्मॉलर, तो ये आंसर नहीं होगा। इरेशनल का मतलब होता है इलॉजिकल। अब यहाँ पे विपरीत बात कर रहा है, बट फॉर अ फ्यू, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो डर था फ्लाइंग का। यहाँ पे अच्छी बात करी तो यहाँ पे नेगेटिव बात करेगा, तो इरेशनल थोड़ी होगा उनके लिए, है ना। एपरेंट क्लियर था, दिख रहा था उनकी शक्ल पे। एपरेंट मतलब क्लियर, एब्सेंट होता तो ये बात ही नहीं करता वो। तो कैसा था? एपरेंट था, क्लियर। एपरेंट का मतलब होता है क्लियर था, तो साफ झलक रहा था। अ फ्लाइट अटेंडेंट, एक फ्लाइट अटेंडेंट आती है, नोटिसिंग अ पैसेंजर्स अनईज, ना पैसेंजर की शक्ल पे दिख रहा होता है कि 12 बज रहे हैं, ये आदमी डर रहा है। ऑफर डैश वर्ड्स, तो कैसे वर्ड्स? एंड अ कप ऑफ टी, एक कप ऑफ टी दे रही है उसे, तो कैसे वर्ड बोलेगी? सरकास्टिक। ये कहेगी बहुत डरपोक, फेंक दूं अभी जहाज से बाहर, ये तो नहीं कहेगी। तो सरकास्टिक वर्ड नहीं होंगे। सरकास्टिक का मतलब होता है मॉकिंग, मजाक बनाती हुई, है ना, इंसल्टिंग। तो ये आंसर नहीं होगा। इनडिफरेंट का मतलब होता है कैलस, ये भी आंसर नहीं होगा। कैलस जानते हो कौन होता है? कैलस का मतलब होता है इनसेंसिटिव, जिसको फर्क ना पड़े। फर्क नहीं पड़ता इसको, इनडिफरेंट है। सूदिंग, है ना। तो सूदिंग वर्ड्स का हेलो जेंटलमैन, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, आर यू कंफर्टेबल, वैसे पूछेगी तो अपनी बेइज्जती तो कराएगा नहीं। तो दैट इज सूथिंग, हार्श हो नहीं सकता। ठीक है, तो बड़ा आसान था ये, हार्श वर्ड नहीं कहेगा। आंसर हो जाएगा सी। कुछ देर बाद टर्बुलेंस शुरू हुई, अब टर्बुलेंस हो गई। द कैबिन वॉज डैश विद इन नर्वस मरमर्स। मरमर्स का मतलब होता है विस्पर्स, मतलब अरे भाई क्या होगा, है भगवान बचा लियो यार, जय माता दी, है भाई चले, है बाकी बिहारी रक्षा करना, ये होता है मरमर्स। तो नर्मस मरमर्स हो गए थे। कैबिन वॉज, तो कैबिन क्या हो जाएगा? फिल्ड, भर जाएगा। कैबिन कवर नहीं होगा, खाली नहीं होगा और साइलेंस नहीं होगा। मरमर अगर हो रही है तो भर गया, मरमर हो गई। येट एज द प्लेन डैश थ्रू द रफ पैच, तो जैसे ही प्लेन गुजरा, है ना, तो गुजरने के लिए, वहां से जाने के लिए हम नेविगेटेड कहते हैं वर्ड, है ना। तो प्लेन इज ऑलवेज नेविगेटेड। अब इसी को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब है वो शब्द जो स्पेसिफिकली इस्तेमाल होते हैं कहीं पर, मतलब किसी पैसेज में, किसी टॉपिक में। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। डिसेंडेड का मतलब है द कैबिन वॉज डिसेंडेड, डिसेंडेड का मतलब है नीचे जाना, गोइंग डाउनवर्ड, तो इससे कोई मतलब नहीं है। सोर्ड का मतलब है चिल्लाना, है ना, या सूझ जाना, या गुस्सा करना, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके कई सारे मीनिंग होते हैं, कोई भी फिट नहीं हो रहा। और कैबिन क्रैश हो जाएगा तो सब मर नहीं जाएंगे, तो आंसर सी ही होगा और कुछ नहीं होगा। इजी एलिमिनेशन थे। द प्लेन क्या हुआ था? नेविगेटेड थ्रू रफ पैच, नेविगेट किया गया उसे रफ पैच से। काम टर्न, उसके बाद सब शांत हो गया। एंड द जर्नी कंटिन्यूड विद रीस्टोर्ड सिरेनिटी। सिरेनिटी का मतलब होता है शांति, है ना, पवित्रता, इक्विलिब्रियम भी कह सकते हो, पीस। तो रीस्टोर्ड पीस कह सकते हो, प्योरिटी भी कह सकते हो। अच्छा, अनईजी पीस नहीं हो सकती। एब्रप्ट का मतलब होता है वियर्ड,
तो वियर्ड भी नहीं हो सकती पीस, लगातार पीस नहीं कहोगे तो इन दोनों में ही लड़ाई थी। रिस्टोर्ड बढ़िया, रिस्टोर्ड का मतलब है टर्बुलेंस के बाद सब सही हो गया, सबको पता चल गया पैच था निकल गया, थोड़ी देर में लैंड कर देंगे, कहानी खत्म। अगला क्वेश्चन, अगला क्लोज टेस्ट। फिर से इस पर नजर डालिए, फिर से हम वैसे ही करेंगे। ये 5 क्वेश्चंस वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3। आप चाहें तो इसे पूरा देख भी सकते हैं, उसके बाद इसको भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप अपने हिसाब से इसे आगे पीछे कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4, अब जो चाहे भर ले, जो चाहे इंतजार करें क्वेश्चन 5 के आने का। क्वेश्चन 5, दैट्स इट। आइए भरते हैं इसे। द सिटी नोन फॉर इट्स, अब सिटी वॉज अ बिज एक्टिविटी टू टूरिस्ट, तो टूरिस्ट बेसिकली कहा जाते हैं जहाँ एंशंट होता है। फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर नहीं है ना, ये इसके लिए नहीं जाएंगे। केओटिक का मतलब होता है, केओट का मतलब होता है डिसऑर्डर, केओस इज डिसऑर्डर, तो ये भी नहीं होगा केओटिक ना। मॉडर्न, मॉडर्न आर्किटेक्चर कौन देखने जाएगा, तो यहाँ पे सबसे आसान था एंशंट, पुरानी इमारतें थी। तो अ बस विद एक्टिविटी एज टूरिस्ट फ्लॉक टू इट्स हिस्टोरिक साइट्स, आगे भी पता चल गया साइट हिस्टोरिक है तो भी फ्यूचरिस्टिक नहीं होगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। Amidst the crowd, a guide passionately dash stories of past। अब गाइड क्या करते हैं यूजुअली, भाई साहब जब ये ताजमहल बनवाया जा रहा था ना, तो बड़ी बड़ी दूर दूर से कारीगर बुलाए गए थे, उनके हाथ कटवा दिए गए थे, अब पता नहीं वो क्या क्या बोल देते हैं। तो पैशनेटली डैश स्टोरीज ऑफ द पास्ट, तो वो क्या करते हैं, इग्नोर नहीं करते। विस्पर्ड का मतलब होता है कान में कहना, वही मरमर जो मैंने वर्ड बताया था, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। फैब्रिकेटेड का मतलब है झूठ बोलना, अपने पास से गढ़ देना, ये आंसर हो सकता है। रिसाइटेड सबसे बढ़िया, रिसाइट का मतलब है जैसे कहानी रटी हुई होती है और आप तुम सुनाते हो, जैसे हम पोएम सुनाते हैं, पोएम्स को हम रिसाइट करते हैं। रेसिटेशन का हमारा एग्जाम होता था जिसमें नंबर मिलते थे, पोएम सुनानी होती थी उसमें याद करते। तो रिसाइट का वो वैसे ही बताते हैं, भाई जब राजा हुआ करते तो राजा वहाँ गया, वो याद कर लेते हैं, वो उसको बेसिकली फैब्रिकेट नहीं कर रहे होते हैं, हर बार झूठी नहीं सुनाते, रिसाइट करते हैं। तो ये रिसाइट हो जाएगा आंसर ए दूसरे में। तो रिसाइट इज स्टोरीज ऑफ द पास्ट ब्रिंगिंग द रूइंस टू लाइफ, है ना, मुर्दे जगाते हैं उसके अंदर, वो जो बर्बाद चीजें होती हैं रूइंस उसको जिंदगी देते हैं। द नैरो एलीज वर लाइंड विद डैश वेंडर्स, अब जो पतली पतली गरियां थी, ये नैरो एलीज का मतलब क्या है, लाइंड विद डैश वेंडर्स, तो यहाँ पे बड़े सारे वेंडर्स थे। तो कैसे, डल वेंडर्स थोड़ी होंगे। मान लो ऐसी जगह है जहाँ पे कोई बहुत ही पुराना मंदिर है या फिर कोई दरगाह है, तो तुम जाओगे उस जगह की ये बात कर रहा है, ठीक है, तो टूरिस्ट प्लेस है, हिस्टोरिकल है, वहाँ पे तुम देखोगे कि ना ही वो साइलेंट होते हैं, ना ही वो साइलेंट होते हैं, ना ही वो डल होते हैं, इन दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा। इंथुजियास्टिक आंसर हो सकता है या फिर बसलिंग आंसर हो सकता है, तो इसमें आंसर होगा आपका बसलिंग ना, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए थे। ये इंथुजियास्टिक का मतलब होता है एकदम ही जीलस, फुल ऑफ लाइफ एंड स्पिरिट, स्पिरिटेड, तो एकदम स्पिरिटेड हो सकता है कि बहुत उछल। पर बसलिंग का मतलब होता है शोर मचाने वाले, नॉइस करने वाले, है ना, उथल पुथल वाले। तो ये वर्ड ज्यादा बेटर आ रहा है, ये बेसिकली मार्केट के लिए परफेक्ट वर्ड आ रहा है, ये वर्ड मार्केट के लिए नहीं है एंथुजियास्टिक, ठीक है, जोशीला होता है। तो जोशीले नहीं थे, शोर मचाने वाले, हो सकता है जोश नहीं, चुपचाप बैठा कुछ भी बोल रहा है वो, तो बसलिंग इज बेटर, आंसर इज सी। हाँ, बसलिंग वेंडर्स सेलिंग कलरफुल सोवेनियर, सोवेनियर का मतलब होता है यादगार चीज, कीप सिक सोवेनियर। स्ट्रीट फूड एज द सनसेट, जैसे ही सूरज ढलता है। द सिटी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डैश स्पेक्टिकल ऑफ लाइट्स, तो सिटी किस में बदल जाती है, सिटी बदल जाती है एक मेस्मराइजिंग, अभी मेस्मराइजिंग बताया था ना मैंने, ए इज द करेक्ट आंसर। ऑर्डिनरी में बदलेगी तो बात ही क्या रह जाएगी। ग्लूमी का मतलब होता है सैड, और सिंपल ऑर्डिनरी एक ही बात है, तो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। ग्लूमी होता है सैड, मैस्मराइजिंग एस्टॉनिशिंग, चमकती हुई, जबरदस्त, हैरान हो जाओ, हैरान करने वाली, अमेजिंग। मैस्मराइजिंग इज बेसिकली एस्टॉनिशिंग, अमेजिंग, है ना। तो अमेजिंग स्पेक्टिकल ऑफ लाइट्स ड्रॉइंग विजिटर्स टू इस वाइब्रेंट नाइट मार्केट
मार्केट्स। तो विजिटर्स को कहाँ लेके जा रहे हैं? वाइब्रेंट, चमकती हुई रात की मार्केट्स में। इट वॉज अ प्लेस वेयर द ओल्ड एंड न्यू, एक ऐसी जगह थी जहाँ पे पुराने और नए डैश सीमलेसली तो मर्ज हो जाते हैं। मर्ज का मतलब क्या होता है? मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। कोलाइडेड का मतलब होता है घुस जाते हैं एक दूसरे के अंदर। बैंग, टक्कर, तो भाई टक्कर की बात नहीं हो रही। क्लैश्ड का मतलब भी यही होता है। क्लैश्ड का मतलब होता है फाइट कर जाते हैं एक दूसरे से, भिड़ जाते हैं। ठीक है। और स्ट्रगल्ड भी नहीं होगा, नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, पॉजिटिव वर्ड आएगा, सब पॉजिटिव चल रहा है। तो मर्ज इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो एक क्लोज टेस्ट और करते हैं आखिरी, आपको अपनी रीडिंग स्पीड के बारे में भी पता चल जाएगा, रीडिंग रेंज के बारे में भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। चलो बेटा, climate change is one of the most dash changes facing humanity today। तो अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द डैश चैलेंजेस। तो चैलेंज कैसा होता है? ट्रिवियल का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट होगा इसलिए सबसे पहले आप इसे काट देंगे। डिस्टेंट का मतलब होता है फार, दूर का चैलेंज है तो चिंता क्यों करोगे, क्लाइमेट चेंज तो बिल्कुल मुंह पे है। प्रेसिंग, जो हमें प्रेस करता जा रहा है, ध्यान देने वाला, इंपॉर्टेंट, यही आंसर हो जाएगा बी, है ना। माइनर तो हो ही नहीं सकता, माइनर का मतलब छोटा होता है, किशोर होता है। तो क्या हो जाएगा? वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस फेसिंग ह्यूमैनिटी टुडे, जो आज इंसानियत फेस कर रही है। टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, मेल्ट ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, मेल्टिंग ग्लेशियर्स हैव डैश डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग मतलब डिस्ट्रक्टिंग effects on ecosystems and communities worldwide। So melting glaciers have क्या? Have triggered, triggered का मतलब क्या होता है? Started, क्रिएट नहीं करा है उन्होंने, क्रिएट कुछ नहीं हुआ है, ये तो इफेक्ट है। क्रिएट तो जो हुआ वो गॉड ने क्रिएट कर दिया, ग्लेशियर्स ये सब, पर इसने कुछ क्रिएट नहीं किया, ट्रिगर्ड किया, स्टार्ट कर दिया, उस चीज को ट्रिगर कर दिया, है ना। ट्रिगर दबाते हैं, स्टार्ट कर दिया, इग्नोर नहीं किया। एलिविएटेड का मतलब होता है वीकन, या सूथ समझ लीजिए, एलिविएटेड, सूथ, अपीज्ड, रिड्यूस्ड, किसी की पीड़ा को, उत्पीड़न को कम कर देना। ठीक है। इग्नोर से कोई मतलब नहीं है, तो ट्रिगर ही हुआ कि उसने स्टार्ट कर दिया क्या? बर्बाद करना, इफेक्ट्स इकोसिस्टम के और कम्युनिटीज पे वर्ल्ड वाइड, इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम एंड कम्युनिटीज। टू एड्रेस दिस क्राइसिस, इस क्राइसिस को देखने के लिए सरकार ने, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? मस्ट डैश सस्टेनेबल प्रैक्टिस। तो सस्टेनेबल का मतलब होता है ऐसी प्रैक्टिसेस जो लंबे समय तक चले, टिकने वाली प्रैक्टिसेस। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको रिजेक्ट थोड़ी करना चाहिए। निग्लेक्ट का मतलब इग्नोर होता है, तो इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। हॉल्ट का मतलब स्टॉप होता है, तो ये भी स्टॉप भी नहीं करना चाहिए। एम्ब्रेस करना चाहिए, एम्ब्रेस का मतलब होता है हग करना, है ना, अपनाना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, और यही आंसर हो जाएगा। मस्ट embraced sustainable practices and reduce greenhouse gas emission। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स प्ले अ क्रूशल रोल्स, और जो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन होती है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन डैश इंडिविजुअल टू टेक एक्शन, इन एम्पावरिंग, है ना, पॉजिटिव वर्ड चाहिए। इंडिविजुअल को एम्पावर करना पड़ेगा, है ना, कंफ्यूज थोड़ी करना पड़ेगा, ना ही डिस्करेज करना पड़ेगा, डिस्करेज करना पड़ेगा, और ना ही डिसीव, डिसीव का मतलब होता है चीट करना। तो ना उन्हें चीट करना है, ना डिस्करेज, डिमोरलाइज करना है, ना कंफ्यूज करना है। एम्पावर करना है इंडिविजुअल्स को कि वो एक्शन ले सके, और जोर देना है कि इस चीज पे, एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर डैश एफर्ट्स, ग्लोबल थ्रेट है, सब मिलके लड़ेंगे। तो सब मिलके लड़ेंगे तो कलेक्टिव एफर्ट होगा, इंडिविजुअल नहीं होगा। इंडिविजुअल को तो जो देना था यहाँ दे दिया था। क्रूशल रोल इन एम्पावरिंग। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग बिल्कुल, लोनली, इससे भी मतलब नहीं है। कंपैरेटिव मतलब सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से कि पहले मैं करूंगा, पहले मैं करूंगा, नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए, सब मिलके करेंगे। तो भाई ये थे हमारे क्लोज टेस्ट, और मुझे आपसे एक बात जाननी है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में
जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आपका स्कोर क्या रहा इन क्लोज टेस्ट में। ये जो मैंने क्लोज टेस्ट कराए हैं इसमें लगभग 20 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, तो 20 में से आपके कितने सही हुए ये मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट दूर कर दूंगा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब जैसे क्लोज टेस्ट रीडिंग बेस्ड टॉपिक है ना, ऐसे ही ये टॉपिक वोकैबलरी बेस्ड है, और हर टॉपिक याद रखो रीडिंग बेस्ड होता ही है। तो जिन बच्चों की रीडिंग अच्छी होती है उनकी वोकैबलरी भी अच्छी होती है, क्योंकि उन्होंने वो वर्ड कहीं ना कहीं पढ़ा होता है। तो ये टॉपिक कैसा है, ये वोकैबलरी बेस्ड है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया होगा अगर आपको सिनोनिम्स आते हों, एंटोनिम्स आते हों, ठीक है, मतलब बेसिकली आपकी वोकैब स्ट्रांग हो, तो आप इन टॉपिक्स को कर सकते हो। और अगर नहीं है तो आप इस क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, तो पहले आपको अपनी वोकैबलरी बिल्ड करना पड़ेगी। ये क्वेश्चंस मैं आपको क्यों करा रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं। अगर आप रीडिंग करेंगे, अपना वोकैब रजिस्टर मेंटेन करेंगे, तो आपकी वोकैबलरी वक्त के साथ बढ़ती जाएगी। वोकैबलरी की भी और बहुत सारी अगर आपको क्लासेस देखनी है तो मैंने आपको बताया डिफेंस वाला पे आप देख सकते हैं, ठीक है। डिफेंस वाला पे आप जाएंगे, विक्रांत बैच है, शक्ति बैच है, बहुत सारे बैच है। आप खाली टॉपिक डाल दीजिएगा, ठीक है। वो टॉपिक मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ा रखा होगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ये सब आपके लिए फ्री है, ठीक है। वो आप देख सकते हैं। वोकैबलरी के भी आप पूरे पूरे रजिस्टर वहाँ से बना सकते हैं। मैंने तरीके भी बताए हैं कि वोकैब को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सब कुछ है वहाँ पे, देख सकते हैं, एंड इट्स ऑल फ्री फॉर यू, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं आज की क्लास के बारे में। अब देखिए इसमें होता क्या है ना कि आपको दो लिस्ट दे रखी हैं, एक लिस्ट है ये वाली और एक लिस्ट है ये वाली। यहाँ लिखे हैं वर्ड वोकैबलरी, ठीक है, और यहाँ लिखे हैं क्या, यहाँ लिखे हैं उनके मीनिंग, पर ये नहीं पता कि कौन सा मीनिंग किसका है, तो आपको मैच कर देना है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों वर्ड आए, सिर्फ एक वर्ड के बेसिस पे भी आप कर सकते हैं काफ़ी एलिमिनेशन, और क्वेश्चन को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं दिखाता हूँ आपको इसे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है, सबसे आसान वर्ड है इन सब में, और आप इसी से लगा लेंगे कि भाई फोर्थ का सी होगा। फोर और सी आप देख लीजिए, ये रहा, ठीक है। डी का सी, डी का थ्री, और कहीं दिख रहा है, और कहीं नहीं है, ठीक है। तो सारे खत्म हो गए। लो भाई, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। अब जरा इसको चेक कर लेते हैं। क्या ए का मतलब फोर होता है? अजाइल का मतलब, हाँ, अजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, क्विक। इसका मतलब ए का मतलब फोर है, बिल्कुल सही है। देखो मैं लाइन खींच रहा हूं, पर अगर जब आपको इसके नोट्स बनाने हो तो आप बस इसके आगे के वर्ड देख के उतार सकते हैं इजली, ठीक है। हैवॉक का मतलब डिस्ट्रक्शन होता है, तो थर्ड का टू दे रखा है, थर्ड का टू, डिस्करेज, कंफ्यूजन, डिसऑर्डर सही है। ग्रेट, टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, एक्चुअली ये इसकी स्पेलिंग गलत कर दी इन्होंने, ये GRATE ये वाला ग्रेट होता है, ठीक है, पर कोई बात नहीं है, आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए और ये सोचिए, इनमें से कोई एक वर्ड तो आपको आता होगा, कोई एक वर्ड, और उसके बेसिस पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि आपको एग्जाम में चारों वर्ड आते हो।
तो इसमें ट्रिक और वोकैब दोनों लगाएंगे। हाँ भाई, डाइन। तो देखो ये वर्ड तो सबको आता है। डाइन का मतलब होता है ईट डिनर, तो थर्ड का ए देख लो। तो भैया थर्ड का वन यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। थर्ड का यहाँ भी नहीं है वन, थर्ड का वन यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब ए आंसर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ज़्यादातर ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। देखो इसमें ट्रिक चल जाती है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ नहीं चलेगी, क्लोज में कोई ट्रिक नहीं है, वहाँ रीडिंग स्किल्स होंगे तभी चलेगी। बट इसमें अगर तुम्हें एक दो वर्ड भी पता है ना, तो भी तुम क्वेश्चन को आसानी से धराशायी कर सकते हो। ठीक है, अभी इसको शॉर्ट चेक करते हैं। हाँ जी, तो देखिए एक से आपने निकाल लिया। अब जरा सारे वर्ड एक बार हम चेक कर लेते हैं। ए का टू, बैजर। बैजर का मतलब होता है, ए का टू, एनॉय करना किसी को। हाँ, हनी बैजर से याद रखिए, एनॉय करना सही है ये। बी का थर्ड, केव का मतलब होता है गिव इन टू डिमांड्स, मतलब गिव अप कर देना डिमांड्स के सामने, कि ठीक है झुक जाना, दैट इज गिव इन टू डिमांड। तो ये भी ठीक हो गया। डेसिफर का मतलब होता है किसी चीज को ट्रांसलेट कर देना, डेसिफर इज ट्रांसलेट। तो फोर्थ का डी, ये भी बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से देखिए, ऐसा एक तो वर्ड होगा यार जो आता होगा, एक आता होगा ना, क्वेश्चन बन जाएंगे ये वाले। प्रीवियस ईयर के भी तुम्हें ऐसे ही करने हैं। तो एक आता है भाई, तुम्हें क्वाइट तो आता होगा, क्योंकि क्वाइट मैम कहती रहती हैं कीप क्वाइट कीप क्वाइट। तो सेकंड का हो जाएगा ए। सेकंड का ए यहाँ नहीं है, काट डालो। सेकंड का ए यहाँ नहीं है, काट डालो। सेकंड का ए यहाँ भी नहीं है, काट डालो। फिर से आंसर आ गया डी। अब इसी को चेक कर लेते हैं। पैसिफाई का मतलब होता है किसी को सूत करना, तो इस टू ब्रिंग पीस। चलो कुछ और देखते हैं। रैपिड, रैपिड का मतलब फास्ट एंड सर्टिन होता है। थर्ड का डी, थर्ड का डी, थर्ड का फोर्थ यहाँ पे है, सही है। रोबस्ट का मतलब होता है ह्यूज, स्ट्रांग, तो फोर्थ का बी, फोर्थ का डी भी यहाँ पे ही है। फोर्थ का डी सेकंड, ये भी यहाँ पे है, तो सही हो गया भाई। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिसका मीनिंग नहीं पता हो देख लीजिए, सामने लिखा हुआ है। ठीक है, पैसिफाई का मतलब होता है किसी को शांत करना, ब्रिंग पीस। फिर देखिए, फिर से आपको देखना है सिर्फ एक वर्ड ऐसा मिल जाए जो आपको आता हो। मिल गया ना एक वर्ड, कितना आसान वर्ड मिला। माइनर, माइनर क्या होता है, अंडर एज। तो थर्ड का ए, थर्ड का ए नहीं है, नहीं है। ओह, थर्ड का ए तो कहीं पे भी नहीं है, माइनर का अंडर एज कहीं नहीं है। मतलब क्वेश्चन गलत है क्या ये? अच्छा जी, चलो पहले मैं इसके ऑप्शंस बनाता हूँ। इमिनेंट का मतलब होता है समवन हु इज फेमस, वेल नोन। तो फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी यहाँ है। ठीक है, ये भी गया। इमिनेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज अबाउट टू हैपन। तो सेकंड का सी, सेकंड का सी, सही है ये भी। अच्छा, माइनर हो गया अंडर एज। थर्ड का ए, माइनर का पर्टिकुलर दे रखा है, रिस्पेक्टिव बेसिकली पर्टिकुलर होता है। फोर्थ का बी होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन गलत है, इसको ठीक कर लीजिएगा। यही वाला आंसर होगा इसमें बी, ये ऑप्शन गलत है। इसमें सी का वन हो जाएगा और डी का टू हो जाएगा। डी का टू मतलब रिस्पेक्टिव का पर्टिकुलर होगा, बाकी दोनों तो सही हैं। रिस्पेक्टिव का पर्टिकुलर होगा और माइनर का अंडर एज होगा। ठीक है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन गलत टाइप हो गया, टाइपिस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से जस्ट सिर्फ एक वर्ड देखना है आपको। एक वर्ड अगर आपको आता है तो क्वेश्चन आपको आता है। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। तो सेकंड का ए देख लो भाई, यहां नहीं, यहां नहीं। सेकंड का ए यहां है और यहां है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है इंडस्ट्री से रिलेटेड।
तो फर्स्ट का डी देख लो, तो फर्स्ट का डी यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो बी आंसर हो गया। ठीक है, डिस्कवर का मतलब क्या होता है? डिस्कवर का मतलब होता है टू क्रिएट समथिंग विच नेवर एग्जिस्टेड बिफोर। डिस्कवर कर लिया इन्होंने। डिस्कवर का मतलब खोज होती है। डिस्कवर इज टू फाइंड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, तो पहले से था अमेरिका, खोजा गया, तो थर्ड का बी होगा, तो थर्ड का बी होगा, सही है। और फोर्थ, इन्वेंट का मतलब होता है इजाद कर देना, किसी चीज को बना डालना, टू क्रिएट समथिंग, तो D3 होगा, तो आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। अगला देखिए, सिर्फ एक वर्ड मिल जाए आपको और क्वेश्चन आपका। अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स आप सबने पढ़े होंगे, साइंस में भी सब जगह स्टेशनरी, नॉट मूविंग और नॉट इंटेंटेड टू मूव, तो फोर्थ का बी देख लो, फोर्थ का बी ये रहा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, क्वेश्चन धराशाही, सी इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो, ए का 1 हो जाएगा। रोग कौन होता है? अ वेरी इंपॉर्टेंट, ए का 1 तो नहीं हो सकता यार, फिर गड़बड़ है क्या ऑप्शन में? देखो, रोग का हो जाएगा डिसऑनेस्ट, अ डिसऑनेस्ट पर्सन, तो 1 का हो जाना चाहिए सी। 1 का सी कहीं नहीं है क्या? 1 और सी साथ, 1 का सी तो यार ये है साथ। अच्छा, ये वाला ऑप्शन था ना, डी का 2 था। हाँ ठीक है, ये तो हमने एलिमिनेट कर दिया था, सी आंसर थोड़ी होगा, ए आंसर होगा। तो रोग होता है डिसऑनेस्ट और बैड पर्सन, कमीने को रोग बोलते हैं। ठीक है, और अर्जेंट वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीडेड टू बी डील इमीडिएटली, तो सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड का फर्स्ट भी यहाँ पे दे रखा है। स्टील्थ का मतलब होता है चौकन्ना, अ कॉशियस सीक्रेटिव वे ऑफ मूविंग इंटेंटेड, ठीक है, टू अवॉइड डिटेक्शन, के चुपचाप करना, सीक्रेट, सीक्रेटली शील्ड, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आसान था। चलिए, इसमें भी कोई ना कोई वर्ड आपको आता ही होगा, मुझे पॉज करिए और लगा दीजिए फटाफट। फैटल, फैटल का मतलब होता है घातक, डेडली, ये हो गया आंसर, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी, ये रहा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये रहा, दो एलिमिनेट हो गए, दो बचे हैं। ग्रेशियस, ग्रेशियस का मतलब होता है गॉड इज ग्रेशियस, मर्सीफुल, तो सेकंड का डी, सेकंड का डी यहाँ है, यही आंसर हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। इफिशिएंट का मतलब होता है कॉम्पिटेंट, ठीक है, तो थर्ड का ए, थर्ड का ए, ये भी यहाँ पे दे रखा है। और हिस्टोरिक का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, वैसे भी यूज कर सकते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन, नेक्स्ट वन। अब देखो भाई, पेन का मतलब होता है सफरिंग, फीलिंग ऑफ फिजिकल सफरिंग, पेन हो गया, तो सेकंड का ए देखो, सेकंड का ए, ए और सेकंड कहाँ है? ए नहीं, सेकंड का ए, सेकंड का ए, सेकंड का 1 नहीं होगा, ये है सेकंड का 1, मतलब बी का 1, ऐसे समझ लीजिए। ये नंबरिंग उल्टी हो गई, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए आपके साथ साथ लगा रहा हूँ मैं। सेकंड का 1 और कहीं नहीं दे रखा, सब जगह आप काट देंगे। तो प्लेन्स ये होता है अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड विथ फ्यू ट्रीज, तो फोर्थ का बी, फोर्थ का बी भी यहाँ दे रखा है, सारे एलिमिनेट हो गए, आंसर ए हो गया। ठीक है, पेन्स का मतलब क्या होता है? पेन्स का मतलब होता है स्ट्रगल करना, अ लॉट ऑफ एफर्ट या फिर स्ट्रगल। ठीक है, अब क्या बचा? पेन, तो पेन आप जानते हैं पेन क्या होता है? अ स्लाइडिंग शीट ऑफ ग्लास,
ना शीशा होता है ग्लास का, स्लाइड कर जाता है, विंडो पेन आपने सुना होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। तो बस वह एक वर्ड चाहिए आपको। अब ये अच्छा वर्ड है। अब नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉट यूजुअल और एवरेज। तो ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड यहां नहीं है, सॉरी। और तो कहीं नहीं है, ए का थर्ड यहीं पे ही है। अच्छा, दूसरा बी का वन हो जाएगा। हाँ, तो अरेस्ट में हम क्या करते हैं? टू स्टॉप और स्लो एन एक्टिविटी, तो ये भी सही है। सी का फीलिंग और शोइंग नो सिंपैथी फॉर अदर्स, तो ये होता है तुम्हारा कैलस, तो सी का फोर्थ हो जाएगा। सी का फोर्थ है। इनवैलिड का नल हो जाएगा, तो वो भी बिल्कुल सही है, डी का टू। आंसर ए हो गया। आसान क्वेश्चन। अगला, मुझे उम्मीद है अब ये क्वेश्चंस आपको करना आ गए होंगे। आपको सिर्फ एक वर्ड देखना है आपके अपने मतलब का। अभी देखो, इसमें एक वर्ड एक ऐसा है जो मैंने तुम्हें आज ही सिखाया, जिसके बेसिस पे तुम ये क्वेश्चन बना सकते हो। एलॉय, 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 एलिविएट मैंने तुम्हें सिखाया है आज, है ना? पीड़ा उत्पीड़न को कम करना, टू मेक समथिंग लेस पेनफुल और डिफिकल्ट टू डील विद। तो सेकंड का ए, या ए का सेकंड देखो, ए का सेकंड नहीं है, ए का सेकंड नहीं है, ए का सेकंड ये रहा, यही आंसर हो गया बी। अब जरा मैच करते रहो। एलॉय का मतलब होता है क्या? मेटल दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलॉयज। मेटल मिक्स होके जो बनता है, जैसे ब्रास जो है वो एलॉय है कॉपर और जिंक का। तो सी का वन हो जाएगा। सी का, ओ तेरी, ए का टू तो है लेकिन सी का वन नहीं है। सी का वन तो कहीं भी नहीं है। ये है ना। अच्छा जी, मैं सारे आंसर आपको बताता हूँ पहले इसके। एपेक्स का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट किसी चीज का, तो ये थर्ड का डी हो जाएगा। और एम्बिगुअस का मतलब होता है डाउटफुल, कैपेबल ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड इन टू वेज, डाउटफुल होता है बेसिकली, तो ये फोर्थ का बी हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन कहीं है नहीं, मैं बना देता हूँ। ये हो जाएगा तुम्हारा एलॉय। सी का वन, एलिविएट, ओ सॉरी, ए का टू, टू मेक समथिंग लेस पेनफुल, ए का टू, और बी का फोर, बी फोर, सी वन और डी थ्री, ये ऐसे हो जाएगा। तो डी थ्री, सी वन, सी वन कहीं पे भी नहीं है, ये आंसर होगा आपका, है ना? इसके चारों ऑप्शन गलत टाइप हो गए यार, आज टाइपिस्ट गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये, बी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो इनसे बिल्कुल भी घबराना मत, ये देखने में डिफिकल्ट लगते हैं बट दे आर वेरी इजी। बेसिकली दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन वोकैबलरी। अब वोकैबलरी आप सोच रहे होंगे कैसे बिल्ड करते हैं, तो वोकैबलरी बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास होना चाहिए एक वोकैबलरी रजिस्टर। अब आप कहेंगे सर वोकैबलरी रजिस्टर क्या होता है और इसका मुझे क्या करना है? देखो भाई, वोकैबलरी रजिस्टर वो होता है जहां पे आप अपने वो वर्ड्स लिखते हैं दिन के जो आपको नहीं आते। हर दिन
जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, देर आर नंबर ऑफ वर्ड्स द मीनिंग ऑफ विच यू डू नॉट अंडरस्टैंड, उनको बस लिखना होता है और ऐसे ही आपके पास एक वोकैबुलरी रजिस्टर बन जाता है। जब तक आप पढ़ाई करते हैं वो आपके साथ रहता है और यकीन जानिए आपकी वोकैब हर दिन बेहतर होती रहती है। मात्र नोट करने से आपको पता होता है ये वर्ड मेरी रजिस्टर में लिखा है। और अगर अपने रजिस्टर को 2 से 3 मिनट 5 मिनट भी रोजाना ईमानदारी से देख लें तो आपकी आत्म तृप्त रहेगी और वोकैबुलरी बेहतरीन रहेगी। ठीक है, तो इसको कर लीजिए। ये क्वेश्चंस आपके जितने भी आज मैंने वर्ड दिए हैं इसी से शुरुआत कर दीजिए, सारे वोकैब रजिस्टर में लिख डालिए। ठीक है, चलिए, तो मुझे बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी और ये भी बताइए कि आपने क्या वोकैबुलरी रजिस्टर बनाया। जिसने बताया ज़रूर बताइएगा। इसकी डीपीपी लगा लीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहता हूँ कि रीडिंग करते रहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ज़िंदगी में उतारते रहिए और मुझे ज़रूर बताइएगा ये क्लास कैसी लगी। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।